नमस्कार, मैं कविता माथुर, लेक्चरर टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग, गवर्नमेंट वुमेन्स पॉलिटेक्निक कॉलेज, उदयपुर से। मैं आपको प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट के यूनिट नंबर 1 के बारे में बताऊंगी, जिसका सब्जेक्ट कोड है TD 301 और ID 301। आज हम सोल प्रोप्राइटरशिप की मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने जाना था कि सोल प्रोप्राइटरशिप को एक ही व्यक्ति चलाता है, एक ही व्यक्ति उसका मालिक होता है, वो ही डिसीजन लेने वाला व्यक्ति होता है। सारी अथॉरिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उस एक व्यक्ति की ही होती हैं और फर्म में जितने भी लाभ और हानि होते हैं उसके लिए भी वो व्यक्ति ही वहन करने वाला होता है। अब आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि सोल प्रोप्राइटरशिप की मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या है, अर्थात इसकी लाभ और इसकी हानियां क्या हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके मेरिट्स के बारे में। तो फर्स्ट हम देखेंगे इसमें ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड डिसोल्यूशन, अर्थात जो सोल प्रोप्राइटरशिप है इसको चालू करना या इस बिजनेस ओनरशिप को चलाना ओनरशिप का सबसे सिंपलेस्ट तरीका है। इसमें सोल ओनरशिप को स्टार्ट करने के लिए इसमें हार्डली कोई फॉर्मेलिटी होती है और इसको आसानी से चलाया जा सकता है और इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन किसी स्पेशल एक्ट के तहत भी गवर्न नहीं की जाती है। हालांकि कुछ सामान्य नियम होते हैं, कुछ जनरल लॉज होते हैं, जैसे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, सेल ऑफ गुड एक्ट है, इस तरह के एक्ट्स इस पे एप्लीकेबल होते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप का डिसोल्यूशन या इसको स्टार्ट करना दोनों ही बहुत कन्वीनियंट होते हैं, बहुत आसान होते हैं। सेकेंड पॉइंट हम इसमें देखेंगे सिंप्लिसिटी ऑफ ऑपरेशन एंड फ्लेक्सिबल मैनेजमेंट, अर्थात इस तरह के ओनरशिप को चलाना बहुत सिंपल होता है, बहुत आसान होता है और इसमें बहुत ही लचीलापन होता है, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ऐसा इसलिए होता है कि जो सोल ट्रेडर है उसको किसी से भी किसी भी बारे में कंसल्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है। कोई भी डिसीजन के बारे में, कोई भी निर्णय के बारे में ये आवश्यक नहीं कि वो किसी के साथ डिस्कस करे या किसी का भी ओपिनियन ले, किसी के भी विचार जाने। अगर उसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कोई भी डिसीजन लेने होते हैं तो वह स्वतंत्र होता है अपने निर्णय को लेने में। इसके साथ साथ जो ओनर है उसको मतलब अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जो रिजल्ट्स हैं वो रिजल्ट्स भी किसी के सामने रखने की ज़रूरत नहीं होती है। उसको जो डिसीज़न लेने होते हैं वो डिसीज़न स्वयं ले सकता है, तो वो डिसीज़न लेने में उसको ज़्यादा वक्त नहीं लगता। क्विक डिसीज़न एंड प्रॉम्प्ट एक्शन इसकी बहुत बड़ी विशेषता है कि किसी भी मैटर पे ओनर तुरंत निर्णय लेता है और तुरंत उसको इम्प्लीमेंट कर देता है और ये इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। नेक्स्ट जो इसका मेरिट है वो है सोल क्लेम ऑन प्रॉफिट, अर्थात बिजनेस में जो भी लाभ होता है, जो भी प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट उस अकेले ओनर का होता है। उसको अपने प्रॉफिट को किसी के साथ भी शेयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके बाद है फेवरेबल क्रेडिट स्टैंडिंग्स, अर्थात जो पूंजी की आवश्यकता होती है व्यवसाय को चलाने के लिए, चूंकि सोल ट्रेडिंग में ओनर खुद ही पर्सनली लायबल होता है सभी तरह के डेबिट्स के लिए और उसके क्रेडिटर्स उसको उसके ऊपर विश्वास रखते हैं
क्योंकि वो जानते हैं उस ओनर के पर्सनल असेट्स के बारे में। तो फेवरेबल क्रेडिट स्टैंडिंग इसके अंदर रहती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट बाय गवर्नमेंट, अर्थात सरकार के द्वारा प्राथमिकता मिलना कई चीजों में। तो मतलब इसमें यह है कि सोल प्रोप्राइटरशिप केवल गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन से फ्री नहीं होती है, इसे कई प्रकार की सब्सिडीज भी मिलती हैं, कई प्रकार के कंसेशंस भी मिलते हैं और गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारी सुविधाएं भी मिलती हैं जो कि इसके लिए यूजफुल होती है। इस तरह के प्रोप्राइटरशिप को व्यवस्थित करने के लिए जो सरकार है वो कंसेशनल रेट पे लोन्स उपलब्ध कराती है और उन लोन का जो रीपेमेंट होता है, लोन को जो चुकाना होता है, उसमें भी वो सोल प्रोप्राइटर को काफ़ी रियायतें प्रदान करती है। इसके बाद अगला पॉइंट है सोशल यूजफुलनेस। जो सोल प्रोप्राइटरशिप है ये अक्सर एक स्मॉल बिजनेस के रूप में चलाई जाती है, ऑर्गेनाइज की जाती है। अतः इसको जो अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं वो उनकी पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा होती है। मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ इन पब्लिक, wider distribution of the giant of industrial development, prevention, reduction in the formation of monopolies. कई शॉपकीपर्स की या कई बिजनेसमैन की जो सोल ट्रेडर होते हैं उनकी मोनोपोली रहती है बाजार में, इसका उनको फायदा होता है। दूसरी बात, सोल ट्रेडर्स जो होते हैं ये कस्टमर्स के कांटेक्ट में डायरेक्ट रहते हैं, तो इससे भी इनको काफ़ी फायदा होता है। अब अगर हम बात करें डीमेरिट्स या लिमिटेशंस की, तो हम देखेंगे कि इसमें जो सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक है वो है लिमिटेड कैपिटल। लिमिटेड कैपिटल किसी भी व्यवसाय को चलाने के लिए प्रथम आवश्यकता होती है पूंजी की, कैपिटल की। सोल प्रोप्राइटरशिप में जो कैपिटल होती है वो प्रोप्राइटर या तो स्वयं की बचत की हुई पूंजी लगाता है या अपने मित्रों और रिश्तेदारों से पूंजी अर्जित करता है या लोन लेता है, लेकिन ये पूंजी बहुत सीमित दायरे में ही वो अरेंज कर पाता है। इससे ज़्यादा कंपनी का ज़्यादा विस्तार करना मुश्किल होता है। तो ये एक इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि इसमें पूंजी सीमित मात्रा में होती है। सेकंड, अगर हम इसका ड्रॉबैक देखें तो वो है लिमिटेशंस ऑफ मैनेजमेंट। एक ही व्यक्ति जब किसी कार्य को करता है, किसी उपक्रम को चलाता है, तो उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, जैसे उसकी स्किल की लिमिटेशन या उसकी जजमेंट पावर की लिमिटेशन। तो उसमें जो सीमित काबिलियत होती है उसके हिसाब से वो कार्य करता है। कुछ जो प्रोप्राइटर्स होते हैं उनमें सभी तरह की मैनेजरल स्किल्स होती हैं, फाइनेंस से संबंधित, मार्केटिंग से संबंधित, परचेजिंग से संबंधित, सुपरविजन से संबंधित या और अन्य रिलेटेड फंक्शन से संबंधित। लेकिन कई प्रोप्राइटर्स ऐसे होते हैं जिनमें ये सारी काबिलियत एक सीमा के दायरे में, एक सीमा में होती है या कम होती है, तो ऐसे में उनको अपनी मैनेजमेंट स्किल्स की कमी के कारण नुकसान उठाना पड़ता है। इसके बाद है अनलिमिटेड लायबिलिटीज। एक ओनर को जो कि अकेला चलाता है अपने बिजनेस को, उसकी लायबिलिटीज अनलिमिटेड होती हैं, मतलब उसको समस्त कार्य स्वयं ही करने पड़ते हैं, चाहे वो बिजनेस में परचेजिंग से संबंधित हो, चाहे वो पूंजी एकत्र करने से संबंधित हो, चाहे वो मार्केटिंग से संबंधित हो,
चाहे वो अकाउंट से संबंधित हो। तो इस तरह से समस्त कामों की जिम्मेदारी एक ही व्यक्ति पे आती है, तो उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटीज रहती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ कंटिन्यूटी। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, इसमें बिजनेस को चलाने के लिए कंटिन्यूटी जो होती है उसकी कमी इस तरीके से होती है कि अगर जो यूनिट को चलाने वाला व्यक्ति, अगर जो बिजनेस को चलाने वाला व्यक्ति है, अगर उसको कुछ हो जाता है या वो चलाने में सक्षम नहीं रहता, तो बिजनेस कंटिन्यू नहीं रह पाता है। नेक्स्ट पॉइंट है लिमिटेशंस इन साइज। फाइनेंशियल सोर्सेस की लिमिटेशन के कारण व्यक्ति अपने बिजनेस का मॉडर्नाइजेशन नहीं कर पाता या बहुत ज़्यादा उसको विकसित नहीं कर पाता या उसका एक्सपेंशन नहीं कर पाता है। तो इस तरह के जो व्यवसाय हैं उनमें उन व्यवसाय को बढ़ाने के लिए लिमिटेशन रहती है। सफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज ना होने के कारण उनको छोटे पैमाने पे ही सदा चलाया जाता है। तो इस तरीके से इसमें लिमिटेशन रहती है। थैंक यू।